नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने से विकास सर और आज बात करते हैं 12th क्लास के बारे में जो हिस्ट्री है। और उसमें CBSE से बच्चे जो हैं वो जाति जो एक चैप्टर है जाति वर्ग तथा बंधु जाति तथा वर्ग, इसमें हम बात क्या जानते हैं कि इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है 12th क्लास में वो किस बातों को दर्शाता है। 12th क्लास में इतिहास में जो हम पढ़ेंगे इसमें जातियों के बारे में प्राचीन काल में यानी कि जब मानव का महत्व आकांक्षाओं की आराधना थी उस टाइम में 4 प्रकार के जाति थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मानव जीवन में 4 प्रकार के जाति होने के कारण में हम इसमें देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले से लेके ईसा मसीह के मृत्यु के बाद तक किस प्रकार से इस काल में परिवर्तन आया है। हम देखते हैं कि बंधुत्व जाति, बंधुत्व होता है पति, जो पहले शादी विवाह करते थे उसका पति होता था। ऐसा बात करते हैं हम जाति के बारे में। प्राचीन काल में 4 प्रकार के जाति थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक जाति को कर्मों के आधार पर बांटा गया था। जैसे कि वर्ग में जो थे 4 प्रकार के जाति हम बात करते हैं। ब्राह्मण पूजा पाठ करवाता था, क्षत्रिय दान देता था, दान लेता था, जो कि आपका राज्य सैनिक सुरक्षा रूप में काम भी करता था। वैश्य ये दोनों वर्गों की देखरेख करता था, कृषि पालन भी करता था। वैश्य होता था यादव जी, जिसे आज के दौर में वैश्य कहते थे। और तीसरा होता था चौथा जो होता था वो होता था आपका क्षुद्र। ये शुरू कास्ट में आते थे, नाली साफ सफाई, रोड, मरे हुए जानवर को बाहर ले जाना। तो जितने भी मरे हुए काम जो होते थे, गंदे काम होते थे, चौथा वर्ग करते थे। तो प्राचीन काल में यानी कि वेदों के अनुसार प्राचीन काल में 4 जाति थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जाति जो थी प्रत्येक जाति में विवाह होता था। विवाह को 8 प्रकार के माना गया है। प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। 8 प्रकार के विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह क्या थे? अंतरजाति विवाह, बृहत जाति विवाह, उसके बाद आपका था बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह। इस तरह से 8 प्रकार के जाति थे। गोत्र का विवाह जो अपने गोत्र में करते थे, और गौत्र विवाह जो गोत्र से बाहर करते थे, जाति विवाह जो जाति के अंदर करते थे, अंतरजाति विवाह जो जाति के अंदर ही होता है, जिसे समाज में एक ही खून के रिश्ते नैतिक संबंध जैसे कि भाई बहन से भी जोड़ा जाता था। तो अंतरजाति विवाह, बृहत जाति विवाह जो जाति के बाहर करते थे। उसी प्रकार से 8 प्रकार के विवाहों को मुख्य योगदान दिया गया है। तो हम जानते हैं कि प्राचीन काल में कैसे बदलाव आए थे। मैं इस काल में बताऊंगा कैसे कैसे हमारे समाज में परिवर्तन हुए थे। सबसे पहले बात करते हैं हम जाति में, जो कि आपका वर्णात्मक रूप से देखा जाता है कि समाज में जो महाभारत की जानकारी से लेते हैं, महाभारत में होता है ये वर्ग जो बंधुत्व जाति थे तथा वर्ग ये विशेष महत्व रखते थे। प्राचीन काल में शादी विवाह जो होते थे वो स्वयंवर होते थे। स्वयंवर में अपने वधू को यानी कि वर और वधू को चुनने का अधिकार था। जहाँ भी राजा महाराजा जाते थे शादी विवाह करते थे तो अपने अनुसार शादी विवाह करते थे। उन्हें शादी करने के लिए उन्हें एक विशेष प्रकार का स्वयंवर रचा जाता था। जी हाँ, अब देखते हैं हम कि ये स्वयंवर किस प्रकार के होते थे। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा जब स्वयंवर रखते थे तो बाहर से राजा और महाराजा के लिए विभिन्न प्रकार के न्योता दिए जाते थे और एक समय फिक्स होता था जिसमें स्वयंवर होता था। रानियां बीच में माला लेके खड़ी होती थी और जो स्वयंवर में अपना कला प्रदर्शन दिखा करके विजय प्राप्त करता था उसी के साथ रानियां शादी करती थी, विवाह करती थी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जाति विवाह में। जो जाति विवाह देखा जाता है समाज में वो मानवीय व्यवस्थाओं के आधार पर। मानवीय व्यवस्था क्या होती है कि शादी जो विवाह था वो किस प्रकार की संपत्ति है, कितना खानदान है, कितना कुल है, कितना पैसा वाला है, ये चीज़ विशेष महत्व रखता था प्राचीन काल में। जब शादी विवाह होते थे उस समय में माता की जो संपत्ति पुत्री को मिलता था उसे मातृ संपत्ति, और जो पिता को मिलता था उसे पितृ संपत्ति कहते थे। अर्थात जो माताएं अपनी बेटी को शादी के दौरान, विवाहों के दौरान जो भेंट प्रदान करते थे उसे मातृ संपत्ति कहते थे। और पितृ संपत्ति वह संपत्ति होता था जिसमें सबसे ज़्यादा अपने पिता अपने पुत्र को देता था। इस तरह से पितृ संपत्ति होता था। तो विवाह के मैंने आपको 8 प्रकार बता दिए हैं। विभिन्न प्रकार के रचनात्मक रूप से विवाह के प्रकार थी। इसमें समाज में हमारे अलग अलग जो थे महत्वाकांक्षाओं का वर्णन किया गया है। जाति में गतिशीलता, गतिशीलता क्या होता है कि मानव में किस प्रकार से गतिशीलता बनाया जाए। एक सहनशील, सक्षम, महाभारत उसी बारे में जानते हैं। आप जानते होंगे कि महाभारत में कौरव तथा पांडव
ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और ये दोनों कुरु वंश के राजकुमार थे। कुरु वंश के राजकुमार थे। जो दोनों में जो युद्ध हुआ था पांडव और कौरव, ये दोनों कुरु वंश के राजकुमार थे। और ये युद्ध क्यों हुआ था ये भी आपको इस पाठ में दिया गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो महाभारत में हुआ था वो कुरु वंश के बारे में हुआ था। ये दोनों राजकुमार यानी कि कौरव 100 भाई थे, आपको पता होगा। बड़ा भाई था दुर्योधन और पांडव 5 भाई थे। और इस 5 पांडव में जो थे वो था आपका 5 पांडव में जो था आपका पहला था आपका जिस तरह से अर्जुन दे रखा है, या 5 नकुल दे रखा, सहदेव दे रखा है, और उसी तरह से युधिष्ठिर था। तो ये 5 भाई थे, 5 पांडव थे और 100 कौरव थे। 100 का 100 विनाश हो गया था। कारण क्या था, कौरव और पांडव में महाभारत काल में युद्ध हुआ था भूमि संपदा को लेकर के, जिसमें 16 महाजनपदों का विशेष वर्णन किया गया है। 16 महाजनपदों में इंद्रप्रस्थ जो था वो सबसे शक्तिशाली था। इंद्रप्रस्थ को लेकर ही इनको आपस में चला था। इंद्रप्रस्थ जो थी जिसे आधुनिक काल में दिल्ली कहा जाता है, ये कुरु पांचाल वंश में गांधार के जो राजकुमार थे जिनका नाम था शकुनी ने गांधार की राजकुमारी थी शकुनी, और राजकुमार थे शकुनी और राजकुमारी थी गांधारी। तो अपने बहन की शादी करने के लिए महाराज शकुनी ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें पांडव वंश के जो प्रथम वंश के जो शासक थे, जिसमें कि 2 भाई थे। एक का नाम था आपका धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, दूसरा था पांडु। तो पांडु को शादी हो चुका था। पांडु के बाद बचे थे धृतराष्ट्र जिससे शादी किया गया। धृतराष्ट्र के जो वंशज थे वो धृतराष्ट्र के वंशज जो थे वो 5 पांडव मतलब वो थे कौरव, और जो 5 पांडव जो वंशज थे वो थे पांडव। आप पढ़ते कौरव। तो कौरव और पांडव कैसे क्या लड़ाई हुई मैं आपको विस्तार था। दोनों चाचा भतीजे थे आपस में। तो धृतराष्ट्र जो अंधा भाई था उसका सारा संपत्ति जो था वो देख रेख करने के लिए पांडु देकर चले गए कि भैया तुम इस संपत्ति को संभालो, मैं वन में जा रहा हूँ। और पांडव के जो सबसे बड़े भाई थे जो अंधे थे, जिसे धृतराष्ट्र राजा को दिया गया, धृतराष्ट्र के अपने पुत्रों से ज़्यादा लगाव था जबकि अपने भतीजों से कम लगाव था। उन्होंने सारा संपत्ति अपने पुत्रों को दे दिया। इस तरह से ये वंश लड़ाई चला। महाभारत में विजय प्राप्त हुई थी 5 पांडव के, जिसके साथ भगवान कृष्ण स्वयं थे। तो इसमें जो युद्ध चला था वो चला था लगभग 18 दिनों तक युद्ध चला था। और ये साधारण युद्ध नहीं था, सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है महाभारत का, जो कुरुक्षेत्र में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। महाभारत के बारे में अब हम पढ़े मातृ संपत्ति। तो मैं आपको बता दिया मातृ संपत्ति में माता का जो संपत्ति होता था उसे मातृ संपत्ति कहा जाता है। अब महाभारत काल में इन चारों मातृ संपत्ति को विशेष महत्व दिया जाता था, जो कि आधुनिक काल में भी आज के दौर में भी दिया जाता है। विष्णु और भिक्षु ये 2 भी महाभारत काल में बहुत विशेष महत्व रखते हैं। प्रत्येक लोग वनों में भिक्षा मांगने में चले जाते थे, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों होते थे। विष्णु किसी जंगल में रहते थे और भिक्षु किसी जंगल में, दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, दोनों अलग अलग प्रकार से रहते थे। तो विष्णु और भिक्षु दोनों रहते थे। संपत्ति में पुत्रों को बराबर का संपत्ति का अधिकार था। आजकल में देखा जाए जिससे कि विशेष प्रकार से बड़े बेटे को संपत्ति दिया जाता है। तो ये था आपका पुत्रों का संपत्ति भी अलग अलग प्रकार से दिए जाते थे। अब संपत्ति में क्या है कि जो बड़ा बेटा था उसे संपत्ति का विशेष भाग दिया जाता था। निर्धन के आधार पर देखा जाए, निर्धन में धनवान और निर्धन 2 प्रकार के व्यक्ति होते थे। निर्धन जो होता था स्वयं गरीब होता था और धनवान पैसे वाला व्यक्ति होता था। इस तरह से उपदेशक महाभारत काल में जाति के आधार पर साहित्य को 2 विशेष महत्व दिया गया है, जो कि साहित्य में पहला था आपका देख सकते हैं महाभारत और रामायण, ये दोनों किताब थे जो पवित्र ग्रंथ माने जाते थे। दूसरा था मनुस्मृति। ये मनुस्मृति क्या था आपको बता देता हूँ मैं। इसमें जो था सबसे ये मनुस्मृति एक प्रकार का धर्म पुस्तक था और इसमें विभिन्न प्रकार के रचनात्मक व्यवस्थाओं को बताया गया। तो ये चैप्टर में खास कुछ नहीं दे रखा है। इसमें सबसे पहले रामायण काल में महाभारत काल में किस किस प्रकार से बताया था। महाभारत काल में रामायण काल को छोड़ देते हैं। महाभारत में 18 दिन तक युद्ध चला था कौरव पांडव के बीच में और धर्मसूत्र के बारे में बताया गया। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।